हेलो स्टूडेंट, आपको कल फिजिक्स में कुछ ग्राफ पढ़ाए गए थे और उन ग्राफ के आधार पर आप लोग ये निर्धारित कर सकते थे कि वस्तु की जो गति है हमारे पास, वस्तु गतिशील है या वस्तु हमारे पास स्थिर अवस्था में है, या वस्तु का एक समान वेग से उसका वेग बढ़ रहा है या एक दर से उसका वेग घट रहा है। तो इस प्रकार के आपको लगभग 5-6 ग्राफ पढ़ाए गए थे, आपने उनको सीखा होगा। अब उसी क्रम में हमारे पास अब जो आपके पास कक्षा 9th में या 10th के आसपास आपके पास गति की समीकरणें होती है, गति की 3 समीकरणें होती है हमारे पास, दो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारे पास फर्स्ट समीकरण होती है वो होती है v बराबर u प्लस ए टी, और हमारा जो सेकंड समीकरण होती है वो होती है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड होती है हमारे पास वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन समीकरणें तो हमारे पास वही हैं, वहाँ पर आपने करी थी सिंपली तरीके से, और यहाँ पर हम करते हैं समीकरणों को ग्राफ के आधार पर हल करेंगे। ग्राफ के आधार पर यानी हमारे पास वेग समय ग्राफ बनाया जाएगा और उसके आधार पर आपको इन तीनों समीकरणों की प्राप्ति करनी होगी। यानी हम यहाँ पढ़ेंगे ग्राफ के आधार पर समीकरणों की प्राप्ति, यानी पहले समीकरण की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। तो हमारे पास इसका ग्राफ के आधार पर समीकरण को प्राप्त करते हैं। तो हम लेते हैं पहले गति का प्रथम समीकरण। लेकिन प्रथम समीकरण स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास इसके अंदर हमें थ्योरी देनी है, वो तीनों ही इक्वेशन के लिए ये लगभग एक ही थ्योरी रहेगी। तो वो कंडीशन क्या है उसे सुन लेंगे ज़रा आप लोग, फिर उसके बाद ग्राफ करते हैं शुरू, गति के समीकरण शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई वस्तु है या कोई हमारे पास कण हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, कोई पिंड हो सकता है। कोई वस्तु है, उसका प्रारंभ में वेग हमारे पास क्या है, u है। हमारे पास प्रारंभ में वेग कितना उसका u है। अब उसने गति करना शुरू कर दिया तो हमारे पास वो त्वरण a से गति कर रही है। तो वो दूरी s तय करके, दूरी त्वरण a से दूरी s तय करने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, वो वेग v को प्राप्त कर लेती है। वेग v उसका हो जाता है कुछ समय बाद, वो समय हमने मान लिया t। माना हमारे पास कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या है, u है, और वो गति कर रही है। यानी वो वस्तु हमारे पास त्वरण a से गति कर रही है। वो त्वरण a से गति करते हुए s दूरी तय करके t समय में, ओनली t समय में वो वेग v प्राप्त कर लेती है। तो हमारे पास कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर यहाँ वस्तु का त्वरण हमने कितना माना a, और समय कितना लगा उसको दूरी s तय करने में t, और हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना बना हमारे पास u, और अंतिम वेग कितना बना हमारे पास v हुआ है। तो इस आधार पर हम गति के समीकरण को, पहले समीकरण को हल करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रा करते हैं। हम ग्राफ तीनों समीकरणों के लिए एक ही ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। वो समीकरण हम फर्स्ट भी उसके आधार पर हल करेंगे, सेकंड भी उसके आधार पर हल करेंगे, और थर्ड भी उसके आधार पर हल करेंगे। तो हम गति का पहले देखते हैं प्रथम समीकरण। जो है थ्योरी बोली गई है, थ्योरी तीनों समीकरणों के लिए एक ही है कि हमने मान लिया कि माना हमारे पास कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है। वो त्वरण a से s दूरी तय करते हुए t समय में वेग v प्राप्त कर लेती है। अब गति का प्रथम समीकरण हल करते हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। अब उसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमने O मान लिया। इधर हमने क्या दिखा दिया, हमारे पास है वेग समय ग्राफ। इधर हमने समय दिखा दिया, t मान लिया समय। इधर हमने वेग मान लिया। ये हमारे पास एक प्रकार से y एक्स है, ये हमारे पास एक प्रकार से x एक्स है। y एक्स। माना हमारे पास कोई वस्तु O से प्रारंभ करती है चलना, वो u वेग से प्रारंभ कर रही है यहाँ चलना, u वेग से, और वो प्रारंभ करते हुए u वेग से बिंदु कहाँ पहुँच चुकी है, हमारे पास इस पॉइंट पर आ चुकी है। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने A। अब वो A पॉइंट पर पहुँच चुकी है हमारे पास, और ये पॉइंट हमने रख लिया इसका O, ये पॉइंट रख लिया हमने इसका नाम B, और इसका नाम रख लिया हमने यहाँ पे AB, ये रख दिया हमने इसका नाम C। अब हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास कोई वस्तु ओ वेग बिंदु O से चली और u वेग से चली, वो पॉइंट A पर पहुँच चुकी है, और कुछ समय पश्चात वो हमारे पास चलती हुई, ये स्टेट एक प्रकार से हमारे पास ग्राफ बना इसका। ये पॉइंट B दिखा दिया हमने यहाँ पर, और ये पॉइंट C, और रख दिया इसका नाम हमने D। और उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने E।
वस्तु हमारे पास बिंदु ओ से चली, यू वेग से चली हमारे पास वो, और वो चलते चलते कहाँ पहुँच गई, ई बिंदु पे पहुँच चुकी, और यहाँ पर आने पर उसका वेग हो चुका है हमारे पास v। उसका हमारे पास प्रारंभिक वेग u बन चुका है, अंतिम वेग हमारे पास v बन चुका है, क्योंकि इधर वेग दिखा रखा आप लोगों को, इधर बढ़ रहा है वेग। और हमारे पास ये एंगल हमने मान लिया थीटा, कितना मान लिया, थीटा, यानी कुछ समय पश्चात t समय पश्चात वो हमारे पास ये t बढ़ रहा है हर समय, और हमारे पास a से c तक की जो हमने दूरी मान के चलेंगे वो t के पदों में हम देंगे। यहाँ पर o से b तक की दूरी हमारे पास क्या मान के चलेंगे, t है, और a से c तक की दूरी हम क्या मान के चलेंगे, t है, और o से जो a तक की हमारे पास दूरी है उसे क्या मान है, तो हमारे पास वेग ये, लेकिन क्या मान के चलेंगे इस दूरी को हम, यहाँ तक का हमारे पास वेग क्या रहा, u रहा o से a तक का, या आप कह सकते हैं b से c तक का। और हमारे पास o से जो हमारे पास e तक का जो हमारे पास वेग बढ़ा है वो कितना माना हमने, v। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि o से हमारे पास e तक का जो हमारे पास दूरी है वो कितनी हमारे पास v है, या आप ऐसा बोल सकते हैं b से हमारे पास d तक की दूरी कितनी हमारे पास v है। तो हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है गति का प्रथम समीकरण, और जो हमारे पास गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो हमने माना ये तो हमारे पास अंतिम वेग हुआ, ये हमारे पास प्रारंभिक वेग हुआ, t हमारे पास समय हुआ, a हमारे पास क्या हुआ, त्वरण। तो हम ग्राफ के आधार पर निर्णय निर्धारित करते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण के लिए हम कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे। अब कुछ वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहीं पे देख लो, हमारे पास ओ बी या क्या होगी, ए सी, कितना हमारे पास टी, आप कहोगे ओ ए या कहो आप इसे बी सी, ये हमारे पास कितना है यू, आप कहोगे ओ ई या कहोगे इधर से बी डी, हमारे पास बन चुका है ये कितना, वी। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास ये वैल्यू आपको लिख दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं इसका। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक प्रकार से इसका त्वरण निकालना, क्या निकालना, त्वरण। और त्वरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समय का और वेग का क्या करेंगे, जो हमारे पास है यहाँ पर ग्राफ का प्रयोग करेंगे। तो हमें वस्तु का क्या निकालना, त्वरण, वस्तु का त्वरण। अब वस्तु का त्वरण कितना मान रखा हमने, a। तो यहाँ पर त्वरण ज्ञात करने के लिए हम जो हमारे पास वेग समय ग्राफ है इसका प्रयोग करेंगे, और उसका प्रयोग करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, प्रवणता। क्या निकाल लेंगे, प्रवणता। और प्रवणता हमारे पास क्या होती है, एक प्रकार से हमारे पास m कहते हैं प्रवणता को, और हमारे पास प्रवणता किसकी निकाल लेंगे, जो हमारे पास वेग हमने क्या मान लिया, इधर समय t मान रखा, वेग मान रखा हमने v। तो vt ग्राफ की प्रवणता, vt ग्राफ की प्रवणता, तो हमें निकालना है वी टी ग्राफ से प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता बोलते हैं हम किसे, m को, और m बराबर होता है हमारे पास tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि हमने वैल्यू क्या मान रखी है, यहाँ पर कोण थीटा मान रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी प्रवणता, और प्रवणता को हम बोलते हैं m, और m का हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास अगर एंगल दिया हुआ हो तो प्रवणता का फार्मूला होता है tan थीटा। तो जब हम tan थीटा का मान इस ग्राफ से निकाल लेंगे, इस त्रिभुज को देखिए आप, ए सी डी, इस त्रिभुज के आधार पर हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोण के सामने एक वजह क्या होती है, लंब, और ये क्या होता है हमारे पास, आधार, क्योंकि 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है। अब हमारे पास कोण के सामने वजह क्या हो जाएगी, ये लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके आधार पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हुआ हमारे पास, डी सी, लंब हुआ हमारे पास डी सी, और आधार क्या हुआ हमारे पास, ए सी, आधार हमारे पास ए सी होता है। अब हमारे पास यहाँ पर आधार AC है, और ये हमारे पास बनेगा लंब। तो हमारे पास ये दूरी तो है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके हमारे पास BD दूरी हमारे पास है। अगर BD दूरी में से हम ये BC दूरी घटा दें तो हमारे पास ये दूरी बच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर BD, ये वाली पूरी दूरी BD में से हम क्या करते हैं, BC को घटा देते हैं, BD माइनस BC अपॉन कितना, AC। तो एक वाल टू, अब BD का मान कितना हमारे पास, BD की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, BD की वैल्यू हमारे पास V। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर V, और BC का मान हमारे पास कितना है, ये BC हमारे पास वैल्यू है, और BC का मान हमारे पास है U, यहाँ पर लिखा हुआ है BC का मान U, तो V माइनस U। और ये बना हमारे पास AC का मान कितना हमारे पास, AC का मान हमारे पास है T, अपॉन कितना लगा, T। तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारे पास निकलता है V माइनस U बराबर AT, अर्थात V बराबर U प्लस AT। तो हमारे पास एक गति का प्रथम समीकरण आ जाता है। तो हमारे पास गति का ग्राफ के आधार पर, वेग समय ग्राफ के आधार पर समीकरण निकल गया है V बराबर U प्लस AT। तो इसी प्रकार हम गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त करेंगे। अब ग्राफ हमने, हमारे लिए एक ही ग्राफ चलता रहेगा यही। अब इसका द्वितीय समीकरण हम इसका प्रयोग करते हैं, द्वितीय समीकरण का।
अब देखते हैं इसका द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण काम ऐसे ही चलता रहेगा, गति का द्वितीय समीकरण। अब हमारे पास गति का द्वितीय समीकरण प्रयोग करेंगे और गति के द्वितीय समीकरण में क्या लेंगे, इसी प्रकार से हमें गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त करना है। तो हमारे पास चित्र ही रहेगा, वैल्यू सरे लिखी होगी, तो गति का द्वितीय समीकरण यहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, पहले इसका वस्तु का त्वरण निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जब वस्तु का त्वरण निकालेंगे तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तु का त्वरण a बराबर वी टी ग्राफ की प्रवणता, और यहाँ पर प्रवणता हम निकालते हैं टेन थीटा होता है हमारे पास प्रवणता का फार्मूला, ये होता है हमारे पास टेन थीटा। तो a बराबर टेन थीटा का फार्मूला यहाँ प्रयोग करते हैं। टेन थीटा पर क्या हो जाता है हमारे पास, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास डी सी, और आधार हमारे पास कितना है ए सी। तो हमने यहाँ प्रयोग कर दिया डी सी बटे, और हमारे पास ये क्या है ए सी, डी सी बटे ए सी। तो डी सी को हमने ऐसे ही रख लिया। तो ए सी का मान हमारे पास कितना है, टी है, ए सी का मान हमारे पास है टी। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल गई, यानी हमारे पास ए इक्वल टू डी सी अपॉन टी। और हम डी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो डी सी हमारे पास निकलता है यहाँ पर ए टी। ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। अब हमको क्या निकालनी है, दूरी के लिए कंडीशन निकालनी है। तो दूरी जब हम निकाल लेंगे तो चली गई दूरी, यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वो दूरी मान ली हमने कितनी, s मान ली, यानी विस्थापन मान लिया s। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ग्राफ है आपके सामने ओ बी डी ए, यानी ओ या ऐसा लिख सकते हैं आप ओ ए डी बी का क्षेत्रफल। तो हमें क्या लेना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल लेना है। तो हमने यहाँ लिखा आकृति ओ बी डी और ए का क्षेत्रफल, यानी हमने कहा कि आकृति ओ बी डी ए का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास इसका क्षेत्रफल यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम अगर ध्यान से देखें ओ बी सी ए, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो इसके अंदर हम क्या निकालने हैं, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए नीचे तो हमारे पास आयत है, इसके ऊपर क्या बन रहा है, हमारे पास त्रिभुज बन रहा है। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं आयत हमारे पास ओ बी सी ए, ओ बी सी ए का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो यानी हमारे कहने का तात्पर्य हुआ, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो आयत का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आप क्या मान सकते हैं, ओ बी, और चौड़ाई क्या मान सकते हैं, ओ ए। तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊँचाई, 1/2 आधार गुणा, ये आपके फार्मूले याद होने चाहिए, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी है इसकी, ओ बी, चौड़ाई कितनी मान ली हमने, ओ ए प्लस 1/2। अब त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज का आधार कितना हमारे पास, ए सी, और ऊंचाई कितनी हमारे पास की, डी सी, ऊंचाई बन गई हमारे पास डी सी, ये इसके बराबर। अब ओ बी का मान हमारे पास कितना है, ओ बी कितना हमारे पास, ये टी है हमारे पास, ओ बी टी, और ओ ए कितना हमारे पास, यू। तो हमारे पास क्या बन चुका है यहाँ पे, ये यू टी बन चुका है, प्लस 1/2 ए सी, 1/2 ए सी। अब आप ए सी को देखिए, ए सी हमारे पास ये है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टी, और गुणा डी सी। अब डी सी की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है, कितनी डी सी की वैल्यू हमारे पास समीकरण 1 के अंदर, ए टी। तो यहाँ पर लिख दिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी सी का मान कितना हमारे पास, ए टी। तो हमने यहाँ पे ए टी रख दिया। तो हमारे पास निकलता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2, ये टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का हमारे पास द्वितीय समीकरण होता है। तो इसी ग्राफ के आधार पर हमने ये प्रश्न को हल करा। जब आपके बाद द्वितीय समीकरण अगर पूछा जाता है तो चित्र भी बनाएंगे, जो थोड़ी पहले बोली गई थी वो भी लिखी जाएगी, और ये सब काम द्वितीय समीकरण के अंदर किया जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही चित्र के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण यहाँ पर हल करी जा रही है। जब आपके पास एग्जाम में या
पूछा जाएगा तो आपके पास अगर एक समीकरण पूछता या दो पूछता है तो हमारे पास अगर दो पूछता है तो एक ही चित्र से काम चल जाएगा। अगर हमारे कोई भी समीकरण पूछेगा तो उस चित्र के बिना कार्य नहीं होगा, तो ये चित्र आपको बनाना होगा। अब हम गति का इसका तीसरा समीकरण इसमें हल करेंगे। अब गति का तृतीय समीकरण देखते हैं। गति का तृतीय समीकरण, अब यहाँ पर हम क्या बदल देते हैं इसका तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण यानी इसका समीकरण नंबर हमारे पास 3 स्टार्ट होगा। तो उसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसका ग्राफ के आधार पर ही डिसीजन लेंगे और ग्राफ के आधार से ही हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास वही कंडीशन यूज करेंगे जो हमने पीछे कंडीशन प्रयोग करी है। हमें क्षेत्रफल किसका चाहिए, इसी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए। अगर आप लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, पहले तो हम क्या निकालते हैं, इसका वस्तु का त्वरण निकालेंगे इस ग्राफ के आधार पर। अब वस्तु का त्वरण कितना हमारे पास, वीटी ग्राफ की प्रवणता, और प्रवणता क्या होती है हमारे पास, प्रवणता का फार्मूला होता है हमारे पास एम, और एम बराबर हमारे पास होता है tan थीटा। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी दूरी निकालेंगे फिर। तो tan थीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पे यूज करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब कितना है इसका, लंब हमारे पास है इसका DC, और आधार कितना है हमारे पास इसका AC, DC बटे AC। अगर हम DC का प्रयोग करें, DC की हमारे पास वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। जो हमारे पास DC है, तो अगर हमें DC का मान चाहिए, अगर हम इस BD के अंदर से BC घटा दें तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, DC निकालने के लिए BD माइनस BC अपॉन AC। तो हमारे पास BD का मान हमारे पास कितना है, ये BD का मान हमारे पास निकाल लेते हैं। BD का मान हमारे पास है, यहाँ पर देखते हैं हम V माइनस, और BC का मान हमारे पास कितना है, BC का मान हमारे पास है U। या आप इसको बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, BD माइनस BC, या आप पहले से भी लगा सकते हैं इसको, V माइनस U। और जो हमारे पास AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T है। ये समीकरण नंबर हमने त्वरण A बनाकर समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पर छोड़ दी। तो हमारे पास A बराबर बचता है V माइनस, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, ये हमारे पास AC है, कितना है हमारे पास AC। तो आप AC का मान भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास A और ये निकला AC, तो AC बराबर क्या निकल जाता है हमारे पास, V माइनस U अपॉन A। समीकरण नंबर 1 इसे मान लो आप लोग। जब समीकरण नंबर 1 इसे मान लिया हमने, तो इसी आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। अब यह मान ली समीकरण नंबर हमने 1, जो हमारे पास AC की वैल्यू आई। अब AC हमारे पास किसके बराबर है, AC हमारे पास OB के बराबर भी है। AC बराबर OB भी है हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है। अब हम बात करेंगे दूरी की। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S। तो S निकालने के लिए हमारे पास जो आकृति बनी हुई है OBDA, ये हमारे पास क्या है, समलंब है। क्या है हमारे पास, ये समलंब। तो यहाँ लिखते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हमारे पास बन जाता है ये OBDA का अक्षेत्रफल। तो हमारे पास जो बना समलंब चतुर्भुज OBDA का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास वो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, या लंब दूरी लिख सकते हैं, उनके बीच की लंब दूरी, उनके बीच की लंब दूरी। अब देखते हैं इधर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ देखते हैं समांतर भुजाएं कौन कौन सी हमारे पास, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है हमारे पास। तो क्या बन जाता है हमारे पास OA, और एक समांतर लाइन हमारे पास यहाँ तक की है हमारे पास BD, गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कौन सी है, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं बीच की दूरी तो है हमारे पास। यह एक हो गया हमारे पास OB बीच की दूरी तो है हमारे पास। तो ये दूरी कितनी हमारे पास, बीच की दूरी AC। आप AC लगा दो, चाहे आप OB लगा दो। मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए। आप OB लगाते हैं तो भी कार्य चलेगा, आप AC लगाते हैं तो भी कार्य चलेगा। अब हमारे पास S बराबर 1/2, तो OA का मान कितना हमारे पास, ये लिखा हुआ है U। BD का मान कितना हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास BD का मान V। और AC का मान हम समीकरण नंबर 1 से लगा सकते हैं। समीकरण नंबर
1 से यहाँ से लगा सकते हैं। आप ओ भी चाहो तो लिख दो, वरना आपने ए सी लिख रखा है तो ए सी भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास ए सी का मान कितना है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन कितना हमारे पास a, और ये बन जाता है s। अब हमने क्या किया, a और 2 और s इसको इधर कर दिया, इसकी गुणा हमारे पास जाएगी 2as और ये बचता हमारे पास v प्लस यू और v माइनस यू, तो वर्गांतर हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को जब हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास बचता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास समीकरण बन गई समीकरण नंबर 33। यानी हमारे पास जो समीकरण बनी है हमारे पास वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति के हमारे पास तृतीय समीकरण है। यानी ग्राफ के आधार पर हम गति के समीकरण इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप हल करके देखें, जो प्रॉब्लम है उसको आप बताएं। धन्यवाद।